अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम इरफान अस्कर, जैसा कि आप जानते हैं। और आज हमने ख़ास तौर पे मदऊ किया है अली जाफ़र साहब को, और उनसे हम पूछेंगे। मेरी बातें तो आपने बहुत सुन ली, लेकिन अब हम उनसे तज्ज़िया लेते हैं कि जनाब हो क्या रहा है हमारे लिए। तो जो है ना, वो फाइनल जो है वो 24 अक्टूबर है, उसी से हमारा टेक ऑफ है, और वहीं से हमारी जितना जोशो खरोश, जितना एनर्जी लेवल है, वो हमने 24 अक्टूबर को ही लगा देना है। और अगर हम वहां से जीत जाते हैं तो वो हमारा टेक ऑफ होगा। और अगर वहां से खुदा ना खास्ता कोई ऐसी खबर आ जाती है तो उसके बाद क्या बनेगा? अली, यहाँ से शुरू करें ना, बाकी बातें होती रहेंगी। क्या प्लान है? सर, सबसे पहले तो मैं आपके जो प्लेटफॉर्म से सुनने वाले आपके चाहने वाले हैं, क्योंकि मैं भी आपका चाहने वाला हूं, मैं भी आपका सब्सक्राइबर हूं। और हम थैंक यू। सारे बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है आप जो अपना कंटेंट लेके आ रहे हैं। आप ऑनेस्टली काफी देर से हम इसको लुक फॉरवर्ड कर रहे थे, तो मैं इसके लिए आपको कंग्रेचुलेट भी करूंगा। और तमाम नेक ख्वाहिशात और दुआएं आपके साथ जी। सर, दूसरा लव यू। कहूंगा कि जो आपने बात की है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 24 अक्टूबर। और दुबई, और आपको पता है दुबई एक ऐसी जगह है। खैर, पाकिस्तान इंडिया तो कहीं पे भी खिला ले, पाकिस्तान और इंडिया के चाहने वाले जो है वो स्टेडियम का रुख करते ही करते हैं। लेकिन इस मैच की अगर बात करें स्पेसिफिकली, तो दुबई एक ऐसी लोकेशन है जिसमें हम कहते हैं ना कि इंग्लैंड भी सेकंड होम समझा जाता है। पाकिस्तान इंग्लैंड में खेलता है तो बहुत क्राउड सपोर्ट करने के लिए आता है। इंडिया इंग्लैंड में खेलता है तो बहुत ज्यादा क्राउड सपोर्ट करने के लिए आता है। लंदन में भी बहुत ज्यादा है, बट अगर मैच मैनचेस्टर में हो जाए या बर्मिंघम में हो जाए, तो फिर तो एक इनसेन अमाउंट ऑफ क्राउड जो है वो पोर इन करता है, और ऐसे लगता है कि हम अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं। इसी तरीके की कुछ सिचुएशन होती है जब आपको पता है दुबई में मैच हो रहा होता है। तो इर्द गिर्द बहुत ज्यादा जो एक तो दुबई में रहने वाले खुद बजाते खुद बहुत ज्यादा इंडिया पाकिस्तान के फैंस हैं, और उसके साथ साथ फिर शारजा, क्योंकि आपको पता है हमारे पाकिस्तान के लिए बिलखसूस लेबर कम्युनिटी बहुत ज्यादा वहां पे काम करती है। मेहनत कश जो हमारे जाते हैं, और बहुत बहुत डिफरेंट प्रोफेशन से ताल्लुक रखने वाले लोग जाते हैं, वो शारजा में रिहाइश पजीर है, और शारजा और दुबई का कोई खास फासला नहीं है। तो मैं ऑलरेडी आपको ये खबर भी आई होगी कि मैच की जो टिकट्स हैं वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी हुई हैं। तो सर, मेरा अभी आप लास्ट व्लॉग देखेंगे तो उसमें ये बाकायदा जिक्र किया हुआ है, और खास तौर पे ये बात की हुई है कि आईसीसी जो है वो हाथ जोड़ के माफिया मांग रहा है। क्योंकि जिंदगी में क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि फर्स्ट 4 आवर्स द टिकट्स वर सोल्ड। फर्स्ट 4 आवर्स। और आज तक वो कह रहे हैं कि कोई कैपेसिटी बढ़ा लें, कोई एक्स्ट्रा, जैसे सिनेमा में नहीं वो सीढ़ियों पे एक्स्ट्रा सीटें लग जाती हैं, उस किस्म का उस किस्म का जो है वो हिसाब चल रहा है। ये सूरत हाल है। और शारजा की आपने बात की, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की तो, पाकिस्तान और इंडिया की तो बड़ी हिस्ट्री रही है। इंडिया तो कहता था कि शारजा नहीं है, ये हारजा है, हम वहां हार जाके हार जाते हैं, खुदा का हार वास्ता हमें वहां ना खिलाया करें। और उसके बाद फिर इसी डिप्लोमेसी की वजह से वो शारजा का पूरा इतना बड़ा जो हर साल इवेंट होता था वो बंद हो गया था। ऐसे ही। लेकिन आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए सर। जी जी जी, आप ठीक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बल्कि मैं आपको एक अर्ज करूं कि मैंने खुद एक मैच देखा। वो बात अभी ऑफ ट्रैक हो जाएगी थोड़ी सी, लेकिन कोई वहां बात पे नहीं। मैच मैच खेला जा रहा था ओवल में। पुरानी बात है। और 60 पाउंड का जो है वो टिकट था टियर 4 का, जो कि 260 पाउंड में सेल हो रहा था। तो ये मैं आपको एक अर्ज करूं कि जो टिकटें ली जाती हैं, जेन्युइन क्राउड तो होगा ही होगा, बट स्टेडियम के बाहर जो ख्वाहिश रखते हैं और जो आपके व्यूअर्स सुन रहे हैं, अगर जा सकते हैं तो जरूर जाइएगा, बिकॉज बाहर टिकट ब्लैक में जरूर मिल रहा होगा स्टेडियम के। और जो चाहने वाले हैं उनको शायद जेब पे उनकी बहुत ज्यादा है, बट दिल गेट एन अपॉर्चुनिटी मैच देखने के लिए। तो और एक फिर तो मेरा ख्याल है कि जब वो मैच देखेंगे तो वो पैसे पूरे भी हो जाएंगे, जितना किस्म ऐसे का एक वो, इट्स अ वॉर, इट्स नॉट अ मैच, इट्स अ वॉर। लेकिन अच्छा, इंडिया ने भी एक एक चेंज की लास्ट मोमेंट पे। इंडिया ने भी एक अपने अपने बॉलर ऐड किया है और फास्ट बॉलर ऐड किया है। लेकिन हम लोग जब अपनी यहाँ पे पूरी बॉलिंग साइड देखते हैं तो उसमें हमने धानी मिसिंग है। धानी को हमने रख लिया 12-13 मैन रिजर्व में, और हमने साथ वसीम जूनियर को रख लिया। ये वसीम जूनियर का मुझे समझ नहीं आई कि ये किस तरह से आ गया। तो मैं आपसे आगाही लेना चाहूंगा कि ये वसीम जूनियर, आई मीन, कोई इतनी बहुत बड़ी परफॉर्मेंस भी नहीं थी उसकी, क्या हुआ? बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं फिलहाल तक, वसीम जूनियर की जो सिलेक्शन है, प्रॉमिसिंग टैलेंट जरूर है।
बट मुझे नहीं लगता कि ये राइट टाइम था उनको सिलेक्ट करने का, मेरी नजर में, मैं जाती राय दे रहा हूं उस पे। और जहां तक ताल्लुक है शाहनवाज धानी का, तो बिल्कुल स्क्वाड में उनका नाम जरूर है। आई डोंट नो कि वो कहां तक वो कैरी हो रहे होंगे, क्योंकि अभी जो मेरे सामने बजायरन पाकिस्तान टीम का स्क्वाड खुला हुआ है उसमें तो शाहनवाज धानी का नाम मौजूद है, लेकिन क्या वो स्टार्टिंग 11 के लिए कंसिडर किए और जाएंगे, नहीं इस सर, बात पे वो कुछ भी कहना। रिजर्व में है। हाँ, वो रिजर्व में है, वो पहले भी रिजर्व में थे, अब भी रिजर्व में है। लेकिन हमारा ख्याल था कि मोहम्मद जी हसनैन जब रिप्लेस हो रहे हैं तो मोहम्मद हसनैन को रिप्लेस होंगे धानी से, लेकिन वो रिप्लेस नहीं हुए धानी से। और उनकी जगह पे जो है वो और प्लेयर्स आ गए, आपको हैदर अली आ गए, और ये इस तरह से सूरत हाल हो जी। गई। तो वो वाला मसला हो गया, और उसने इसलिए मेरा मैं ख्याल था ये कि बॉलर से बॉलर को रिप्लेस कर रहे होंगे शायद, तो ऐसा नहीं हुआ। फखर जमान आ गए, हैदर अली आ नहीं, गए। आई एग्री, लेकिन उसमें इरफान साहब ये मेरा एक पॉइंट है कि ये तो कोई भी सेन आदमी होगा ना, सेंसिबल आदमी होगा, वो ये गुफ्तगू करेगा। आप माशाल्लाह सेंसिबल है, इसलिए आप ये बात कर रहे हैं कि बॉलर की जगह पे बॉलर आना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड का इस काम से कोई ताल्लुक नहीं है, सेंसिबल होना या ना अच्छा, इस होना, काम से कोई ताल्लुक नहीं। इनको इस काम से ताल्लुक नहीं, ना उनका कोई गर्ज है। हाँ, एक फैक्टर मैं ये समझता हूँ, क्योंकि बहुते पढ़े लिखे लोग भी हो ना तो जिंदगी में मसले हो जाते हैं। तो मसला ये है कि क्रिकेट बोर्ड के हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही पढ़े लिखे इंसान जो है वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है। और ऑब्वियसली मैं आपको बताऊं, जितना रमीज राजा को मैं जानता हूं, रमीज राजा किसी भी चीज में अपना ओपिनियन दिए बगैर नहीं रह सकते। ये मैं आपको अपनी जाती राय दे रहा हूं, मैं आपके सारे सुनने वालों को भी कह रहा हूं कि मैं वाजे कर दूं, ये प्योरली मोहम्मद अली जाफर खान की राय है। इसको कोई ये ना सोचे कि ये कोई ऐसी बात है। द थिंग इज, रमीज राजा हैज अ स्ट्रॉन्ग से इन एवरीथिंग ही सेज। हर बंदे की एक नेचर होती है, एक पर्सनालिटी होती है। रमीज राजा की पर्सनालिटी का हिस्सा है कि वो अपनी पॉइंट, और जब से आपने देखा है कि वो पीसीबी के चेयरमैन बने, उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी ज्यादा एग्रेसिव है। बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि कुछ मौकों पे इतना भी एग्रेसिव था कि वो एग्रेसिवनेस जो है वो एंगर लग रहा था, एग्रेशन नहीं। देखिए, कैलकुलेटेड एग्रेशन में और एंगर में बड़ा फर्क होता है। आपने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने बासित अली की छंडक फूक कर दी कि हाउ डेयर यू कॉल मी रैम्बो, आपको पता रैम्बो, होना हाँ। चाहिए से बात करें। सो थोड़ा सा ये रमीज राजा थोड़े से ठंडे ठंडे चले, बिकॉज पाकिस्तान की तो क्रिकेट बोर्ड में चाहे सियासत होती है, बट क्रिकेट बोर्ड डायरेक्ट सियासत नहीं है। पाकिस्तान की तो सियासत के लिए ये बात कहा जाती है कि द ओनली थिंग दैट इज सर्टन इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान इज द पास्ट। जो माजी में हो गया वही है जो सर्टन है, जो कल हो वो रहा है जो किसी को सर्टन, कुछ नहीं किससे कि कुछ कल नहीं क्या पता। क्या। लेकिन आप एग्जैक्टली वही आप वाली बात में सेकंड करूंगा, क्योंकि अभी इन्होंने जो पीएसएल के जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनके साथ भी जब इन्होंने मीटिंग की तो उनमें भी ये सिचुएशन थी कि जो स्टेटमेंट बाहर आई कि वो था कि टेक इट और लीव इट। तो ये फ्रेंचाइज ओनर्स ही कुछ चला रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि इंडिया अगर फंडिंग कर आईसीसी को बंद कर देगा तो हमारा पट्टा बैठ जाएगा, और फ्रेंचाइज ओनर्स ट्रू जो सब कुछ छोड़ छाड़ के लगे हुए हैं यहाँ पे इस पाकिस्तान ट्रू की क्रिकेट ट्रू। को रिवाइव करने के लिए, तो उनके साथ आप इतना इतना हार्ड नोट्स पे बात कर रहे हैं आते साथ ही। लेकिन वो इस तरह का भी तो है ना कि उनका प्रोफेशन ही ये रहा है, वो तो बिल्कुल मतलब क्रिटिक ही रहे हैं ना, कमेंटेटर है ना, तो उसने तो बयान दे के निकल जाना है, बाकी कौमें भुगतती रहेंगी कि क्या बात कर दी, क्या कर दिया उसमें। तो वो तो उनका उनका वो तो ओढ़ना बिछोना खाना पीना ही ये है ना। वो जितनी अच्छी तनकीद करेंगे, शायद हमारी तरह जितनी अच्छी तनकीद करेंगे उतने उनको उतने उनको जो है वो ज्यादा पजीराई मिलेगी। अभी जो है वो, इससे मुझे याद नीचे आया कि अब हम तो इनमें अभी इस लिस्ट में फंसे हुए हैं, प्लेयर्स की लिस्ट में। हमें रमीज राजा की जगह पूरे वर्ल्ड कप में बाजिद खान को सुनना पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान से जो कमेंटेटर है वो बाजिद खान है सिर्फ। तो ये अभी तो एक इस बात पे को इस पे इस पे किसी वक्त हम और जो है वो डिस्कशन करेंगे कि हमने प्लेयर्स तो नहीं बनाए, वो हमने जो है कमेंटेटर्स भी अच्छे नहीं बनाए उसमें। नहीं पता। पता खैर है इरफान अब साहब, सबसे सैड बात थोड़ी सी वो ये है कि हम उस मुल्क से बैठे ये बात कर रहे हैं जिस मुल्क में मतलब इफ्तिखार साहब और चिश्ती मुजाहिद साहब टाइप के वाह 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 कमेंटेटर्स वाह एग्जिस्ट कर रहे वाह हैं, वाह वाह। जिनकी एक मकाम था, एक नाम था। मतलब ये मैं अगेन वो बात करता हूँ, आप ही के साथ एक प्रोग्राम था एक और चैनल पे हम बैठे हुए थे, मुझे याद है, और मैंने ये बात बोली थी
कि बेवकूफ हैं वो लोग जो बात करते हैं कि हमें वसाइल की तंगी है। वसाइल की तंगी तो उस टाइम भी थी जब पाकिस्तान नहीं बना था, और उन बिल्कुल। वसाइल में ग्रेटर अचीवमेंट्स हैं, उन हाँ, वसाइल में हमारी ग्रेटर अचीवमेंट्स हैं रादर देन आज के पाकिस्तान से। तो आज के पाकिस्तान में फिर यही समझ आ रही है कि प्रॉब्लम वसाइल का नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि उस टाइम पे हर बंदे को लगता था कि हमने अपने काम से काम रखना है। फिर जैसे जैसे निजाम चलता गया, तारीख में ऐसे ऐसे वाकयात हुए, लोगों ने कहा इस मुल्क में तो हर चीज में टांग अड़ाई जा सकती है, अपने काम में काम चलने वाले तो बेवकूफ समझे जाते हैं। उस दिन से आज का दिन हम ये नतीजे खट रहे हैं जो 30 साल के बाद। बाल मैं एक और चीज भी आपसे दरखास्त करूंगा कि आप अपनी वीडियो के नीचे एक डिस्क्लेमर भी चला दें कि तनकीद हम अच्छी करते हैं तो हम पीसीबी के ओहदों के लिए दस्तयाब हैं। ये दस्तिया एक और वो मुझे उससे याद आया कि बल्कि मेरे ख्याल 27 अक्टूबर लास्ट डेट है सीईओ के लिए, जो है उन्होंने वो पोजीशंस मांगी हुई हैं कि आप अपना सीवी भेजें तो हम आपको सीईओ लगा देते हैं, उन्होंने इश्तार दिया हुआ है। जब से वो वसीम खान साहब गए ना, तो एक वो ये खबर है, तो डिस्क्लेमर चलाना चाहिए उसमें कि जी मैं हाजिर, जी मैं बताएं मुझे क्या करना है। अगर सिर्फ रौला ही डालना है तो फिर तो अगर अगर फिर हमने तो कोई इशू नहीं है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का तरला ही करना है, तो वो तो फिर लोकल रखता ज्यादा अच्छा तरला करता गोरा तो जरा कम सही बात अच्छा तरला करता है। लोकल्स होते तो शायद कोई तरला तुरला करके उनको रोक लेते न्यूजीलैंड को, कोई पैरी है, पड़ जाते। सही वो बात है। अंग्रेज बाबू था बेचारा, वो बिल्कुल नहीं रोक सका, उसने कहा नहीं तू ना सही। अच्छा, आप नहीं तो ना वसाइल की सही। कमी की बात हो रही थी, तो उसी में एक ये सिलसिला आता है कि जिससे हम अभी जिक्र कर रहे थे धानी का, कि वो वसाइल की कमी के होने के बावजूद वो इस लेवल तक पहुंच गया, और यहाँ पे आके उसने अपने आप को जो है वो फंसा लिया। और अब उसके बाद जब आप उसको T20 के लिए आपने बहुत अच्छा खिलाया उसको, और आप उसको पहले भी हम जिक्र करते रहे कि बाहर लेके जाते हैं तो बाहर हम आपको उसको रेड बॉल पकड़ा देते हैं, और उसमें भी खैर खिलाते नहीं है, डगआउट में बिठा देते हैं, लेकिन उसको चूज रेड बॉल के लिए करते हैं। जो प्रैक्टिस वो करता है 4 ओवर करने के लिए एक मैच में, और उसके बाद उसको खिला देते हैं। ये तो फिर मैंने प्रैक्टिस क्या की, मैंने इतनी एफर्ट की, मैंने किसी से जुराबे मांगे, किसी से जूते मांगे, और आपके पास आके मैं सिलेक्ट हुआ, और आपने आके मुझे जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि अच्छा चलो ठीक है यहाँ पे। तो ये सिलसिला खत्म होने का ये आप तवक्को करते हैं कि रमीज राजा के आने के बाद जिस तरह से छांटियां होने लग गई हैं, और हमें ये भी सुनने को मिल रहा है कि वसीम भी मोहम्मद वसीम जो हैं, जो चीफ सेलेक्टर हैं, वो भी जा रहे हैं, तो क्या उम्मीद है कि इस किस्म की कोई सूरत हाल भी बनेगी कि सिर्फ रमीज का एग्रेशन हमें कहीं और से कहीं और ना ले जाए ना? इरफान साहब, मैं एक तो आपको अर्ज करूं कि रमीज राजा पे मैंने खुद भी, अभी हमारी बात हो रही थी, मैंने क्रिटिसाइज किया। देखें, हर इंसान ना फुल ऑफ प्रॉब्लम्स होता है, ना फुल ऑफ क्वालिटीज होता है। जिंदगी में एक इंसान में ना सारी अच्छाइयां होती हैं, ना सारी बुराइयां होती हैं। जहां पर मैंने उनकी इस बुराई का जिक्र किया कि उनका जो एग्रेशन है, जो एंगर है, वो थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है। जिस तरह आपने ये बात की, छोटे मोटे इंसिडेंट्स हैं, ऐसे कई इंसिडेंट्स हम कोट कर सकते हैं। ना सिर्फ बासत अली वाला या ये फ्रेंचाइज ओनर्स का, जिस तरह आपने कहा टेक इट और लीव इट वाला जो एटीट्यूड है, ये है कि ऑनेस्टली ये सारी प्रॉब्लम्स के साथ मैं एक अच्छाई उनकी ये कहूंगा कि रमीज राजा को पता है कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक ऐसा आदमी हो जो अनअवेयर हो कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। उनको पता है प्रॉब्लम्स क्या है। वो इस बोर्ड के साथ बहुत लंबी तारीख हो गई है उनकी मुंसलिक रहने की, चाहे वो आईसीसी के कमेंट्री पैनल की वजह से एक्टिव हो, पीएसएल हो, मॉडर्न डे क्रिकेट को समझते हैं, बोर्ड के लोगों के साथ उनके अच्छे रिलेशंस हैं, सबको जानते पहचानते हैं। उसके अलावा जो है वो बतौर प्लेयर भी, मतलब ठीक है, ही इज अ बिगर कमेंटेटर एंड एन एनालिस्ट नाउ देन अ प्लेयर ही वाज। आई मीन, ये मेरी कोई उन पे क्रिटिक नहीं है, बट एज अ प्लेयर से ज्यादा मैं समझता हूँ उन्होंने कमेंट्री में अपना नाम बनाया। आज पूरी दुनिया में वन ऑफ द फाइनेस्ट कमेंटेटर्स अगर कोई है इंग्लिश के, वो रमीज राजा है। इंग्लिश And के मैं इसलिए he करूंगा, will be missed in this World Cup. He will be missed in this World Cup. एब्सोल्युटली, Yes, yes, yes. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो मैं ये अर्ज करूं कि उनमें क्वालिटीज भी बहुत सारी हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि जिस कदर उन्होंने बेधड़क एटीट्यूड रखा हुआ है, इसको बेधड़क जरूर रखे। मेरा सिर्फ तनकीद जो है उनके एलिमेंट ऑफ एग्रेशन पे है। थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल करें, एटीट्यूड अपना बेधड़क रखें। दलेर आदमी है, पढ़ा लिखा है, एड्सन कॉलेज के पढ़े हुए हैं,
अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं, वेल एजुकेटेड हैं, दुनिया के साथ पाकिस्तान की नुमाइंदगी अच्छी कर सकते हैं पूरी दुनिया में। और सबसे बड़ी बात है कि 3 साल का ताजा-ताजा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बैक कर रहे हैं। मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस लेके जब इंसान निकलता है, तो कुदरती बात है कि आपको लगता है मैं दुनिया फतह कर लूँगा। तो मतलब मेरा जो पॉइंट है कहने का वो ये है कि रमीज़ राजा को एतमाद होना चाहिए और मुझे ये यकीन है कि उनको सेंस है हर चीज़ का, उनको पता है उनके इर्द-गिर्द क्या हो रहा है। अब बात ये है कि वो उसको टैकल कैसे करेंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अभी भी मैं समझता हूँ 1-2 अच्छाइयाँ उन्होंने नज़र आई हैं हमें उनमें कि आप देखें कि मोहम्मद हफीज के मुतालिक बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन थी। आपको याद होगा कि रमीज राजा की और मोहम्मद हफीज की एक अनबन हो गई थी जिसमें हफीज ने एंड में ये कहा था कि मेरा 8-10 साल का जो बच्चा है वो भी जी रमीज जी राजा से ज्यादा अच्छे एनालिसिस कर सकता है। जी 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 रमीज राजा ने उनके लिए बड़ी सख्त बातें, बहुत सख्त बातें बोली। उसके बाद ये पहली दफा नहीं है कि इनके किसी के लिए ऐसे रिमार्क्स आए हों। आपको याद होगा मोहम्मद यूसुफ और रमीज राजा की एक बड़ी धुआंधार किस्म की लड़ाई होगी। धुआंधार एक चैनल पे लड़ाई, बिल्कुल बिल्कुल एक बिल्कुल, चैनल पे लड़ाई हुई, जियो लड़ाई पे, हाँ हाँ। सिर्फ में चली गई थी, वो इतना इतना हम्म। सिर्फ उसको नहीं बहुत जाना, पर्सनल हो गई, बहुत पर्सनल हो गई, पर्सनल हो बहुत गई थी, पर्सनल। बहुत पर्सनल हो गई थी और बात एक दूसरे के करियर एवरेजेस और सेंचुरियों पे आ गई थी सेंचुरी और पे एक आ दूसरे गई, को अल्लाह माफी दे नीचा दिखाने की कोशिश शुरू हो नीचे गई थी। दिखाने पे आ गई। बड़ा गलत है। लेकिन बात वही है कि प्रॉब्लम क्या है? एंगर इश्यूज हैं। लेकिन जब रमीज राजा के पास अथॉरिटी आई, देखिए सर, पता उस इंसान का तब चलता है कि जब इंसान के पास ना जिंदगी में अथॉरिटी आती है तब वो क्या करता है, तब इंसान का जो है असल आप नजर आता है। रमीज राजा ने अगेंस्ट अगेंस्ट द ऑड्स हफीज को सिलेक्ट कर लिया। मतलब ये एक मैं बात करने का जो मेरा पॉइंट था वो ये था कि मुझे ये जाती तौर पे लग रहा था कि अब तो वो वक्त आ गया कि हफीज को फोर्सफुली रिटायर करवाया जाएगा। ठीक है, लेकिन उल्टा हो गया काम। सो इसीलिए कहने का मकसद है अच्छा साइन, अच्छा साइन है। पॉजिटिव साइड भी देखनी चाहिए। रमीज राजा में कुछ क्वालिटीज भी हैं और मुझे पूरा यकीन है समझदार है, बेहतरी ला सकते हैं। कुछ चीजें जो मैं एक और बात वो बीच में हमारी रह गई, इरफान साहब आपने वो जिक्र किया था बॉलिंग रिप्लेसमेंट का। मैं आपको बात बताऊं, मुझे ये लग रहा है कि हम ना थोड़े से रिस्की खेल गए हैं। अगर मैं अच्छा अच्छा, अपनी हमारी हमारी वीडियो इसमें बहुत लंबी होती जा रही है, तो हम एक और सेशन अगर इस पे कर लें, अगर आपको 1 मिनट की इजाजत दें उसमें, तो फिर उसके बाद हम दोबारा बस अगला बस सेशन करते हैं, उस पे बात करते हैं। थैंक यू व्यूअर्स, आपके साथ बस मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।